गुड मॉर्निंग। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में देखेंगे कि तत्व आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, अभिक्रियाएं को दिखाते कैसे हैं, यानी समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रासायनिक तत्व क्या हैं। ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं। या आयरन हो गया, तो ये क्या है, एक तरह के तत्व हैं। अभी तक पृथ्वी पर 118 प्रकार के तत्वों का खोज हो चुका है और इन्हीं तत्वों को मिलाकर पूरे पृथ्वी के जितने भी उत्पाद हैं, ये जितने भी उत्पाद हैं, पृथ्वी के जितने भी उत्पाद बनते हैं वे इन्हीं तत्वों से ही मिलकर बनते हैं। अब इन्हीं तत्वों से मिलकर तो बनते हैं, तो उनका कि वो भौतिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं, तो आगे चलकर देखते हैं। तत्व तो समझ में आ गया कि तत्व वो पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जब दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर के नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व, यानी जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर H2 है और O है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो हम इन्हें रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। उदाहरण, वायु, नमी यानी हवा और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, दही का जमना, आग का जलना, ये सारे एक तरह का रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रिया, अच्छा, अब इसमें अभिकारक शब्द आया है। अभिकारक शब्द क्या होता है, तो ये जो H2 और O है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये दोनों मिलकर ये क्या लिए हैं, ये भाग लिए हैं किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, तो इन्हें ही अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक क्या हो गए, H2+O, ये क्या हो गए, ये अभिकारक कहलाते हैं, ये अभिकारक हो गए। अब आगे देखेंगे। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो आप देखे होंगे H2+O मिलाकर H2O बना है, यानी जो H2O बना है ये क्या है, वाटर है, यानी एक्वा है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तत्व भी समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक शब्द और आया, उत्प्रेरक। क्या आया, ये क्या है, उत्प्रेरक है। यानी उत्प्रेरक में पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक में क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं या तत्व भी हो जाते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं अप्रभावित रहते हैं। वह इन पदार्थों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तेज या धीमी हुई
उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहेंगे। और इस जो ये क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरणन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्प्रेरणन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए उत्प्रेरक और उत्प्रेरणन क्या कहलाता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति तेज या मंद हो सकती है और उस प्रक्रिया को हम उत्प्रेरणन के नाम से जानेंगे। जब किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, तथा दूसरा रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों के परिवर्तन किया जाता है, इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता। 1 नंबर में देखेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि मोम का पिघलना या पानी का बर्फ बनना, ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूसरे चलेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में घर में क्या होता है, दूध से दही का निर्माण, माँ द्वारा या मम्मी द्वारा आग का लगाना, या घर में जो लोहे होते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। रासायनिक समीकरण, पहले हमने देखा तत्व, उसके बाद देखा हमने तत्वों से निर्माण, फिर उसके बाद देखा अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, और उसके बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इतने चीज़ें होने के बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग उसको एक अणुसूत्र या सिंबॉलिक माध्यम से लिखते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के उनके अणुसूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले हमने लिखा क्या, हाइड्रोजन लिखा, फिर क्लोरीन लिखा और लास्ट में क्या लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन H2 + Cl2 = 2HCl, ये हमारा समीकरण हुआ। क्या कहते हैं इसे, हम लोग समीकरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण। इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन के जगह इसका प्रतीक या सिंबल पर यूज किया है, क्लोरीन के जगह Cl यूज किया और हाइड्रोजन क्लोराइड के जगह 2CHCl यूज किया है हमने। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान से पहले अभिकारक को लिखा जाता है तथा तीर के निशान के बाद उत्पाद को लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। जिसे देखेंगे H2 + Cl2, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है एरो, तो इधर का क्या कहेंगे हम लोग, इधर का हम लोग कहते हैं अभिकारक और इधर का क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद कहते हैं।
रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है तथा तीर के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग देखेंगे एक अभिक्रिया H2+O एरो, देखिए H2O लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2O, यानी कह रहा है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच क्या लिखा जाता है? तीर लगाया जाता है। तीर से पहले, ये क्या पहले और ये है बाद, तो पहले का जो कहेंगे उसे अभिकारक कहेंगे और जो बाद का है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे ये क्या है? अभिकारक, इनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पर उत्पाद भी अगर दो बनते हैं तो इनके बीच भी यहाँ प्लस देके आगे लिख सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है रासायनिक अभिक्रिया का, वो देखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहता है? एक नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो अपरिवर्तन रहता है। यानी देखेंगे जैसे H2+O एरो H2O, यानी इनका एटॉमिक भार देखेंगे तो यहाँ H2 यानी 2 + 16 एरो, यहाँ पर भी 2 + 16, यानी इधर 18 और इधर भी 18। यह क्या है? कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया संरक्षण का नियम भी कहते हैं। चलिए देखिए आगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या समान रखी जाती है, अर्थात रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा भी संतुलित किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य अणुओं को संतुलित किया जाता है। ये ऐसे न लिखकर हम H+Cl एरो HCl भी लिख सकते थे। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पादों को संतुलित करने के पश्चात उनकी अवस्था निम्न प्रकार से लिखी जाती है। ठोस के लिए S, गैस के लिए G तथा द्रव के लिए L, या जलीय विलयन के लिए एक्वा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे C+O2 CO2, तो C क्या है? ठोस है, यानी ये ठोस है, प्लस O2 ये गैस के फॉर्म में है, और CO2 आप लोग जानते हैं कि गैस होता है, इसलिए G लिखा जाता है। यानी उनके अवस्थाओं को भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। कहाँ पर? तो समीकरण के दौरान। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण करने के लिए जिस ताप, दाब तथा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उन्हें समीकरण के तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे ये तीर है, अगर यहाँ पर तीर है, यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया को लिखने में अगर हीट की जरूरत होती तो हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ पर हम लोग हीट लिख देते। या कोई भी उत्प्रेरक पदार्थ की जरूरत होती तो इस उत्प्रेरक पदार्थ को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते, लिख सकते थे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया देख लेंगे। अभी तक तो हमने बहुत कुछ देखा, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। पहला हम लोग देखेंगे, पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से लेकर, यहाँ पर लेकर नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, 2H2+ ये क्या है, गैस है, प्लस O2 भी गैस है, और 2H2O ये जलीय विलयन, विलयन क्या कहेंगे, इसे एक्वा कहेंगे या लिक्विड L लिख देंगे। एक्वा मतलब वाटर भी कहते हैं। तो हम ये देखिए पूरा समीकरण क्या है, बैलेंस है। अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखते तो हम लोग इस समीकरण को बैलेंस भी कर सकते थे, या C+O2 CO2 गैस, ये भी क्या है, बैलेंस है। दूसरा नंबर देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी डीकम्पोजिशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का प्रकाश, उष्मा, ताप, दाब तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में उस रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर उससे दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम लोग संयोजन का उल्टा क्या कहेंगे, संयोजन में क्या होता था, जुड़ता था, और वियोजन में क्या है, कि एक ही चीज से टूटता है। तो देखेंगे उदाहरण 2H2O, यानी ये जो पानी बना हुआ था संयोजन में, ये जो पानी बना था, ये जो पानी का निर्माण हुआ था संयोजन में, वियोजन में उसी पानी को लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2+O2 यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो ये कब मिलेगा, H2+O2 का निर्माण होगा। या हम लोग लेते हैं एक उदाहरण CaCO3, इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो COO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट, जिस प्लेस पर आता था उसे उस प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस में रखना। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील अभिकारक के प्रभाव या परमाणु समूह को ही पूरे स्थान से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, यानी कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। पहले एक मान लीजिए था कॉपर सल्फेट, उसमें जिंक मिलाए तो ये क्या किया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। इससे पता चलता है कि जो जिंक है, ये जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि Zn मोर देन कॉपर, यानी जो Zn है क्या है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब कह रहा है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील दोनों ही अभिकारकों को के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए कहता है कि ऐसी अभिक्रिया में अब तत्व एलिमेंट भाग नहीं लेंगे, इसमें क्या भाग लेंगे, तत्व भाग नहीं लेंगे, इसमें यौगिक भाग लेते हैं, और इन यौगिकों के जो परमाणु हैं आपस में क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी पहले वाला में देखे थे डिस्प्लेसमेंट में कि सिर्फ एक ही परमाणु अपनी जगह को बदलकर उसे बाहर करता है, लेकिन इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया। यानी कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम सल्फेट का निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर
दोनों आपस में क्या हुए, दोनों परमाणु आपस में एक्सचेंज करते हैं, अपनी जगह को बदलते हैं, तो दोनों यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों परमाणुओं के बीच में अदला बदली जगह की हुई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण और उपचयन और अपचयन साथ साथ हो, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इस अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है और त्याग भी करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तो हम बनेगा यहाँ पर कॉपर प्लस H2O। अब देखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड था, यानी यहाँ से क्या हुआ, एक एरो ले लेते हैं यहाँ से इसमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच और यहाँ से यहाँ के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा, अपचयन हो रहा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यहाँ पर उपचयन हो रहा, उपचयन यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन और इसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होते हैं उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से ही जानते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और देख लेते हैं, एक नंबर तो देखे ना, दो नंबर भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो Zn प्लस CO। यानी जिंक ऑक्साइड में अब देखेंगे हम लोग कि ये Zn था और यहाँ से यहाँ तक लाए और ये कार्बन से कार्बन ऑक्साइड, तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी ना भाई, कार्बन से कार्बन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपचयन, और यहाँ पर अपचयन, क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो दोनों को मिला के क्या हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। दो अभिक्रियाएं और होती हैं जिसे हम ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊर्जा भी ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं, यानी अपने से क्या होता है, हीट भी रिलीज करते हैं। तो उसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। यानी अब देखते हैं, जब हम लोग घर की पोताई करते हैं तो चूना लाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पानी से हम लोग उसे भिगोते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो विलयन बनने के साथ साथ उसमें से क्या ऊष्मा भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी निकलता है। या हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उसमें भी वो भी क्या है, एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या जल का निर्माण, जल का निर्माण नहीं कह सकते, जल का निर्माण में भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती, अर्थात अभिकारकों से उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा, ताप, विद्युत धारा या प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की
सूर्य के प्रकाश को लेकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल से अपना खाना बनाते हैं। उसी तरह पानी से भी अगर हम पानी को भी तोड़ते हैं तो पानी को तोड़ने के लिए H2 और O2 को प्राप्त करने के लिए भी हमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने के लिए हमें ताप चाहिए या विद्युत धारा चाहिए या प्रकाश की आवश्यकता पड़े या दाब की जरूरत पड़े, वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। अब एक और देख लेते हैं, मंद अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है यह मंद अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कई दिन या कई साल लग जाते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको करने में क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के वेग का मापन हम लोग कर सकते हैं, यानी माप कर सकते हैं ना भाई। इस अभिक्रिया को करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आज हम लोग अभिक्रिया को लगा दिए और 10 दिन बाद हुआ, 1 महीना बाद हुआ, यानी समय को तो हम लोग मेजर कर देंगे ना कि 30 दिन लगा या 1 साल लगा या 3 महीने लगा। ऐसे जैसे लोहे पर जंग लगना, मान लीजिए हम एक लोहे को बाहर रख दिए और उस पर देखेंगे, नोट डाउन कर देंगे कि आज से शुरू करते हैं देखना कि ये कितने दिनों बाद इसमें जंग लग जाता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग समय की मेजर कर सकते हैं ये कितने दिन में वस्तु खराब हो जाएगी। या जैसे हम लोग मेडिसिन होता है ना, मेडिसिन वो भी क्या है, एक तरह से वो केमिकल क्या है, केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड में क्या होगा, वो भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है तो उस पर भी एक्सपायरी डेट होता है। वो खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि वो भी अभिक्रिया करके वो प्रोडक्ट बना चुका, दूसरी प्रोडक्ट बन चुका, ठीक है। उतने दिन तक इंतजार किया जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या होती है, खराब हो जाती है। इसीलिए उस पर एक्सपायरी मार्क कर दिया जाता है कि इतने दिन बाद यह यूज करने लायक नहीं है, ठीक है। और तीव्र अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इस वेग का मापन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया में वेग का मापन नहीं किया जाता है। तो उदाहरण में देखेंगे, अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारों की जो अभिक्रिया होती है इतनी फास्ट होती है कि हम लोग उसके समय को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग तीव्र अभिक्रिया के नाम से भी या फर्स्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज देखते हैं संक्षारण क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आदि, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में देखें तो जब धातु पानी यानी नमी और वायुमंडल यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो यह धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट में आदि में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का अवांछित यौगिक में परिवर्तन होने की क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप लोग अपने अपने घरों पर देखे होंगे, जहाँ पर आपके घरों में या खिड़की दरवाजों में जो लगे हुए लोहे हैं उनका धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। या आप लोग जो पुल बने होते हैं नदियों पर, उस पुलों की पायों में देखे होंगे लोहे की लाइफ धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है, वो संक्षारण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं संक्षारण को बचाने के लिए हम लोग लोहे पर क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल आदि लगाया जाता है ताकि उसे लंबी उम्र दिया जा सके, बहुत देर तक संरक्षित किया जा सके। जंग रोधी पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जो जंग विरोधी या संक्षारण विरोधी होते हैं, इन्हें उन धातुओं पर चढ़ा दिया जाता है जिसे हमें जंग से या संक्षारण से बचाना होता है। जैसे फास्फेट और क्रोमियम लवण जंग विरोधी हैं। लोहे पर इसकी परत
लगा देने से लोहा को जंग से बचाया जाता है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक संक्षारण से बचाया जा सके। या हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिंक की परत लोहे पर चढ़ा देते हैं जिससे लोहे को लंबी उम्र तक बचाया जा सके। अब आगे देखते हैं विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे हमारे घर में शाम को खाना बनता है और हम उसे शाम को कंप्लीट नहीं खा पाते हैं तो हम लोग सुबह के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है सुबह देखेंगे तो उसका टेस्ट और उसका स्वाद पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि उसमें वसा जो तेल है उपचयित होकर क्या होता है उसकी गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। उदाहरण के लिए तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स, घर के पकौड़े इत्यादि जो तेल में बने होते हैं उनकी क्या होती है, विकृत गंधिता हो जाती है, यानी उनका टेस्ट बदल जाता है। चलिए देखते हैं विकृत गंधिता को बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या क्या नियम अपना सकते हैं, विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं। पहला, तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन से रोकने के लिए पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी उन खाद्य पदार्थों को जो लंबे समय तक हमको बचाना होता है उनमें क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीकारक मिला देते हैं जो उस खाना को उपचयित होने से बचाते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं विनेगर का भी उपयोग होता है। फिर देखते हैं विरोधी बर्तन खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति को धीमी किया जा सकता है। पूरी तरह से तो बचाया नहीं जा सकता लेकिन उसकी गति को धीमी किया जा सकता है, मतलब आज से 10 दिन तक उसे रखा जा सकता है। माने एयर टाइट बर्तन में, हम एयर टाइट बर्तन का उपयोग करके विकृत गंधिता से किसी खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। इसीलिए हम चिप्स जो खरीदते हैं मार्केट से उसमें देखेंगे गैस भरी रहती है, और कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। उपचयन से बचाने के लिए हम एक और प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, यानी खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का भी उपयोग करते हैं। इस तरह से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ।